कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्राणाम ले जाना। ये कहना मुरली वाले से, तुम अब मुझे कब बुलाओगे। पड़े जो जाल माया के, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। मेरा जो हाल पूछे तो मेरे आंसू बता देना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। जो रातें जाग कर देखे, मेरे सब ख्वाब ले जाना। मेरे आंसू तड़प मेरी, मेरे सब भाव ले जाना। न ले जाओ अगर मुझको मेरा सामान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना। मेरा जो हाल पूछे तो जुबान से कुछ नहीं कहना। बहा देना कुछ एक आंसू, मेरी पहचान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है हम सभी के। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हर्ष, गुड मॉर्निंग रेशमा, गुड मॉर्निंग उर्मिला, गुड मॉर्निंग कल्याण, गुड मॉर्निंग सिम्मी। जीटीए में आरसीएम तब लगता है जब 5%, बिल्कुल सही बात है जी, और उसमें आईटीसी की बातें नहीं होती। अंजलि वेरी गुड मॉर्निंग, गणेश गुड मॉर्निंग जी, पार्थ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है मेरे यारों, क्या हाल चाल है मेरे यारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है बताओ जी। वेरी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। चलो जी, आ रहे हो सारे के सारे बच्चे। अच्छा, शाम को अनाउंसमेंट आने वाली है, ठीक है ना, प्री एग्जाम मैराथन की अनाउंसमेंट आने वाली है। और 3 मैराथन होंगी, कब होंगी, कैसे होंगी, किस दिन होंगी, किस टॉपिक की होंगी, करेंगे क्या, वो सारी बातें शाम को 7 बजे यूट्यूब चैनल पे अल्टीमेट सीए वाले पे देख लेना, तो तुम्हें पता लग जाएगा जी, ठीक है जी। सर आरएफए का पॉइंट बता दीजिए। बिल्कुल करेंगे भाई, आरएफए का पॉइंट क्या, हम सारा क्वेश्चन 6 करेंगे, ठीक है ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन 6 हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक 7, एक बार मेरे को बताना, 7 में मुझे कंफ्यूजन हो रही है। 7 कैपिटल गेन वाला शायद हमने डिस्कस कर लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया था।
आप मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 मेरे ख्याल से तो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो मुझे लग रहा है, जो मुझे लग रहा है, जो मुझे लग रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया था ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया था जी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 7 तो नहीं कराऊंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 9 भी जो आपका है टीडीएस और टीसीएस वाला, ये भी हम डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 भी हम यहां पे डिस्कस कर लेंगे। बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे ये बता दो, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 हमें करना है, 7 हम कर चुके हैं, 8 हमें करना है, 9 हमें करना है, और 10 हमें करना है। तो आ जाओ फटाफट से आओ जी, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आओ। क्वेश्चन नंबर, एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से 6 के ऊपर आ जाओ। और मैं बता रहा हूं सर, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं बता रहा हूं सर, मैंने कल जब क्वेश्चन देखे, ठीक है, वैसे तो हमने लास्ट टाइम भी किए थे, मतलब लास्ट अटेम्प्ट के अंदर भी, बट जब मैंने कल क्वेश्चन देखे तो मेरे को लग रहा है कि इसमें से कुछ पॉइंट फिर दोबारा से मैं कह रहा हूं आपके एग्जाम के अंदर बन सकते हैं, ठीक है। चलो अब एक बार पहले क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 हम ध्यान से पढ़ते हैं, आ जाओ फटाफट से आओ। ये लो क्वेश्चन नंबर 6 देखो जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है मिस्टर कुणाल, हाँ जी, मिस्टर कुणाल की बात हो रही है। तो मिस्टर कुणाल, एज उसकी 27 साल की है, इज एन एम्प्लॉय इन ए प्राइवेट कंपनी पोस्टेड इन दिल्ली, पोस्टेड इन दिल्ली, ठीक है। एमटीपी नहीं है, ये आरटीपी है, आरटीपी है, ठीक है। उसके बाद ही वॉज अपॉइंटेड ऑन 1 फरवरी 2023, वो अपॉइंट कब हुआ, 1 फरवरी 2023 को वो अपॉइंट हुआ। इन द स्केल ऑफ 60,000, 1,000, 70,000 ही फर्निश यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25, फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। अब अगर डियरनेस अलाउंस आपको दिया हुआ 25% ऑफ बेसिक सैलरी एंड 60% डीए जो है वो हमारा उठोए वाला है, मतलब बेसिक सैलरी का 25% जो है वो डीए आपका है, और उसका 60% जो है वो उठोए वाला है। अच्छी बात है। फिर आगे वो कहना चाह रहा है बोनस जो है, बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी पेड इन नवंबर 2024। तो नवंबर 2024 में जो सैलरी होगी उस सैलरी के बराबर तुम्हारा बोनस है ऑन बेसिक सैलरी एप्लीकेबल फॉर दैट मंथ। मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी हमें लेनी है, उस मंथ का डीए हमें काउंट नहीं करना। याद है ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था क्लास के अंदर, बट वहां पे बोनस के बारे में लिखा था, बोनस के बारे में जब हम बोनस कैलकुलेट करेंगे उस मंथ की सैलरी के बराबर है, और वहां पे लिखा था सैलरी का मतलब होगा बेसिक प्लस में डीए। बट यहां पर वो सैलरी का मतलब कह रहा है कि जो बेसिक सैलरी है उसी सैलरी को बेस बनाना, जो डीए है उसको हमें नहीं लेना, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद लीव इन कैशमेंट हमें दे रखा है, लीव इन कैशमेंट फॉर प्रीवियस ईयर 24-25, 10,000 रुपए का लीव इन कैशमेंट दे रखा है, अच्छी बात है जी। ही इज ऑल्सो रिसीव ए मोटर कार, उसको मोटर कार मिली 1 दिसंबर 2024 को। क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन एक्सीड 1.6 लीटर, मतलब उसकी इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर से ज्यादा है, ठीक है। अलोंग विद शॉफर, मतलब साथ में ड्राइवर भी है, और यूज हो रहा है बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस के लिए यूज हम कर रहे हैं। द मोटर कार इज ओन्ड बाय हिज एम्प्लॉयर, मोटर कार किसकी है, एम्प्लॉयर की है। एंड ऑल एक्सपेंडिचर आर मेट बाय द एम्प्लॉयर, सारे के सारे खर्चे जो है वो भी एम्प्लॉयर कर रहा है, मतलब गाड़ी भी एम्प्लॉयर की है और खर्चा भी जो है वो एम्प्लॉयर का है, बस ये पर ध्यान दो। अब आगे देखो, His employer कह रहा है his employer granted him a loan, अब उसके एम्प्लॉयर ने उसको लोन दिया 2 लाख रुपए का 1 जून 2024 को, which is repayable in the equal quarterly installment over 2 year, मतलब क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट उसको पे करनी है और 2 साल के अंदर वो सारा लोन चुका देगा। तो अगर 2 साल के अंदर वो सारा लोन चुका देगा, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है, तो मतलब हर क्वार्टर की 25,000 रुपए की पेमेंट करनी है भाई। 25, 25, 25, 25 तो 1 लाख हो गया, फिर अगले साल 1 लाख हो गया, तो सिंपल सी बात है क्वार्टरली पेमेंट जो होगी वो 25,000 की होगी। अब वो कह रहा है जो आपने स्टार्टिंग किया वो अक्टूबर वाले से क्वार्टर से स्टार्टिंग की है, तो मतलब अप्रैल में जून में तो लोन था ही नहीं, जून जुलाई अगस्त, तो जून जुलाई अगस्त, अप्रैल में जून तो हटा दो, जुलाई अगस्त सितंबर में कोई पेमेंट नहीं है, तो सितंबर तक तो जो लोन है वही है, मतलब सितंबर तक तो जो लोन है वही है। फिर अक्टूबर वाले क्वार्टर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस क्वार्टर में 25,000 पे कर दिए होंगे, और जनवरी फरवरी मार्च वाले में 25,000 पे कर दिए होंगे, बस ये पर ध्यान दो। आगे देखो, फिर वो कह रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
का जो इंटरेस्ट रेट है वो 9.5% है 1 अप्रैल 24 का, और वाइल द एम्प्लॉयर रिकवर इंटरेस्ट 5.5% पर एनम फ्रॉम द एम्प्लॉय, तो 5.5 हमने एम्प्लॉय से रिकवर कर दिया, तो 9.5 में से 5.5 चले गए तो बैलेंस कितना आ गया? 4% आ गया ना, तो 4% के इंटरेस्ट के बेस पे हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे जी। अब आगे देखो, फिर अब अगला क्या कह रहा है? कह रहा है हिज एम्प्लॉयर गेव हिम ए रेंट फ्री एकोमोडेशन। अब उसके एम्प्लॉयर ने उसको रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया, फुली फर्निश्ड, जो हाउस है वो फुली फर्निश्ड है, इन दिल्ली। इन दिल्ली, दिल्ली मतलब मेट्रो सिटी, तो मेट्रो सिटी वाले केस में तुम सब जानते हो 10% ऑफ सैलरी के बेस पे टैक्सेबिलिटी करेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो 40 लाख से ज्यादा है। अब अगर है फ्रॉम 1 अप्रैल 23, दिस हाउस इज ओन बाय द एम्प्लॉयर, द परक्यूसिट वैल्यू ऑफ सच फर्निश रेंट फ्री एकोमोडेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 वॉज वैल्यूड एट 92,000, तो 23-24 की वैल्यू दी है 92,000 की, ठीक है। फर्दर द एकोमोडेशन इज कंटिन्यू टू द प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन प्रीवियस 24-25। ओ हो, वही, हेलो भाई साहब, वही अमेंडमेंट वाला पॉइंट आ गया। तो याद करो, इंडेक्सेशन वाला पॉइंट आ गया, इंडेक्सेशन वाला पॉइंट आ गया। अब इसमें करना क्या है? कुछ नहीं करना भाई, सिंपल सी बात है, इस साल का नॉर्मल हम आरएफए निकालेंगे, इस साल का हम नॉर्मल आरएफए निकालेंगे। आरएफए के लिए सैलरी क्या होती है? बेसिक सैलरी प्लस में डीए उठोए वाला, प्लस में कमीशन एवरी टाइप, प्लस में बोनस, प्लस में टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेज। वैसे तो सैलरी का मतलब ये होता है, बट अगर कोई रिटायरमेंट बेनिफिट तुम्हें ड्यूरिंग जॉब मिल रहा हो तो उसको भी सैलरी में ऐड करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में लीव इन कैशमेंट, तो लीव इन कैशमेंट का पोर्शन भी सैलरी में ऐड किया जाएगा, क्योंकि वैसे तो रिटायरमेंट बेनिफिट कब मिलते हैं? रिटायरमेंट के बाद, बट अगर वो रिटायरमेंट से पहले तुम ले रहे हो तो फिर वो आरएफए वाली सैलरी का पार्ट बन जाएगा, तो हमें यहां पे 10,000 पे लीव इन कैशमेंट के भी जोड़ने पड़ेंगे। तो अब जो तुम्हारी सैलरी आएगी उसका तुम 10% निकाल लो, ये आ गया। अब वैसे तो क्या था, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो इतना आएगा, बट याद करो मैंने अमेंडमेंट में क्या कहा था कि जो तुम्हारा आरएफए ये आ रहा है, अब या तो ये या पिछली बार का जो आरएफए है उसको इंडेक्सेशन कर लो। कैसे इंडेक्सेशन करोगे? 92,000, और बात हो रही है 23-24 की, 23-24 का रेट होगा 348, 24-25 का रेट होगा 363। तो आप चेक कर लो इंडेक्सेशन के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो या तो ये वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू, इनमें से जो लेस वैल्यू होगी वो आरएफए की वैल्यू बन जाएगी। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन ध्यान रखना, ये अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जी, मैं फिर बोल रहा हूं ये अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। और आपको मैंने इस बार कहा भी था, अभी मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले जब मैंने वीडियो बना के डाली थी, कि ये इंडेक्सेशन वाला क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। ये इंडेक्सेशन वाला क्वेश्चन जो है बन सकता है, ये बात ध्यान से सुनना मेरी। तो ये इंडेक्सेशन वाला पॉइंट ही है, इसमें इंडेक्सेशन वाली कैटेगरी हमें देखनी पड़ेगी, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। वो हम देखेंगे आगे जाके। अभी फिर वो कह रहा है कि द फर्नीचर एंड अप्लायंस प्रोवाइडेड विद द हाउस, मतलब अब ये फर्नीचर भी साथ में दिया, क्योंकि फर्निश आरएफए है ना, तो फर्नीचर भी दिया। बोट बाय द एम्प्लॉयर एन एग्रीगेट कॉस्ट 1.5 लाख रुपए ऑन 1/1/23 को। तो भैया फर्नीचर खुद का है, तो एक्चुअल कॉस्ट का 10% जो है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल। फिर वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल 5,000 रुपए पर मंथ फॉर द सेड हाउस वर बोर्न बाय एम्प्लॉयर। तो भैया ये सारे के सारे एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल परक्यूसिट बन जाएगा, तो इसको भी जोड़ देंगे। अब वो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखा है 348 और 363, ये हमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखा है। किस लिए दे रखा है? हमें इस कैलकुलेशन के लिए दे रखा है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। अब आगे देखो, फिर वगैरह हिज कलीग्स गिफ्टेड हिम मोबाइल फोन 45,000। अगेन या तो 40,000 पे टैक्सेबल कर दो 5,000 एग्जामट मान के, या पूरे के पूरे 45,000 पे टैक्सेबल कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके कलीग्स ने गिफ्ट किया है, अच्छा उसके कलीग्स ने गिफ्ट किया क्या? तो अगर उसके कलीग्स ने मोबाइल फोन गिफ्ट किया तो भैया सैलरी में तो आएगा नहीं, सैलरी में आएगा नहीं, और अदर सोर्स के अंदर भी नहीं आएगा। मैं दोबारा बोलूंगा, सैलरी में तो आएगा नहीं, अदर सोर्स के अंदर भी नहीं आएगा, क्योंकि अदर सोर्स के अंदर मोबाइल जो है वो प्रॉपर्टी वाली डेफिनेशन में कवर नहीं है, और कलीग्स जो है वो मेरा एम्प्लॉयर नहीं है। तो अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझे गिफ्ट देता उस केस में इसकी टैक्सेबिलिटी में कर देता। कलीग्स ने मुझे गिफ्ट किया, सैलरी से बाहर हो गया, अदर सोर्स से बाहर हो गया, क्योंकि मोबाइल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर नहीं होता, इसलिए अदर सोर्स से भी बाहर हो गया। अब उसने क्या बोला? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। हमें सैलरी की इनकम बतानी है in the hands of Mr. Kunal for assessment year 25-26, assuming that he wants to pay tax under default tax regime under 115 BAC। हाँ जी, फटाफट से बता दो मुझे। अच्छा मैरिज पर भी है, कहाँ पे? हाँ तो मैरिज पर तो वैसे भी एग्जम्प्ट ही है। अब मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बोल दो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से निकालना है
और 115 बीएससी है। तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है 115 बीएससी के बेस पे निकालना है। इसमें एक बात ध्यान देना, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 की माइनस करनी है, 50,000 की डिडक्शन माइनस नहीं करनी, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ, तो इसको हम एक बार सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसकी प्रेजेंटेशन मैं तुम्हें टेबल बना के दिखाता हूं, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी। वैसे वही सेम प्रेजेंटेशन है जी, ठीक है ना, वैसे वही सेम प्रेजेंटेशन यहां पे निकल के आ रही है। सेम प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, ऐसे ही आप ये टेबल बनाओगे, यहां पे 2 रुपीज के साइन आप बनाओगे, ठीक है ना, यहां पे 2 रुपीज के साइन आप बनाओगे, यहां पे लिखोगे आप पर्टिकुलर्स, यहां पे लिखोगे रुपीज, यहां पे लिखोगे रुपीज, ठीक है ना। और इस तरह से आप प्रेजेंटेशन करोगे, इस तरह से आप प्रेजेंटेशन करोगे, बस ये पर ध्यान दो। अब 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। आ जाओ जी, यहां पे एक क्वेश्चन है। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें 3 से 4 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तुम इतने हिस्से की कैलकुलेशन कर लो, इतने हिस्से की, ठीक है ना, इतने हिस्से की कैलकुलेशन करते हुए। सर प्रोविजन साथ में लिखें तो भी चलेगा। अगेन मैं वही बोल रहा हूं, 2 तरीके हैं, या तो वर्किंग नोट में लेके जाओ या साथ में कर लो, जो तुम्हें सही लगता है। अगर तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी है, भाई सामने वाले को समझ में आ सकती है, तो साथ में कर लो, अच्छी बात है। अगर तुम्हें लगता है कि भाई साहब वर्किंग नोट ही बड़ी है, कि जो मैं टेबल बना रहा हूं वही मैं अच्छे से बना लूं, वही बहुत बड़ी बात है, तो फिर वर्किंग नोट में ले जाओ। बट दिखाने जरूर है भाई, जो आपने आंसर लिखा है वो कैसे लिखा दिखाना जरूर है, चाहे वो साथ में दिखाओ चाहे वर्किंग नोट में दिखाओ, वो आपकी मर्जी है। एक बच्चा कह रहा है सर कर लिया है, तो बेटे दोबारा से कर ले, क्या हो गया, कोई दिक्कत थोड़ा दोबारा से करने में, ये थोड़ा कि दोबारा से करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, नहीं। एक बार दोबारा कर लो, ट्राई कर लो, जितना लिख के देखोगे उतना बढ़िया आपके लिए, ठीक है ना। ऐसा और देखो पेपर में एक आधा पॉइंट बन गया तो फिर मजा नहीं आ जाएगा कि ये किया हुआ क्वेश्चन 2-3 बार। कर लिया है सर, शिवानी कह रही हो गया है सर, तो दोबारा नहीं कर सकते क्या? एक बार दोबारा कर ले, थोड़ा कि अब एक बात तो, एक क्वेश्चन पेपर में पहले बना हुआ था, अब दोबारा बन गया, तुम नहीं करोगे? करोगे ना, तो करो फिर, प्रैक्टिस हो जाएगी, दोबारा थोड़ी स्पीड और बढ़ जाएगी, थोड़ा लिखने की आदत पड़ जाएगी। तो नालायक, एक बार कर लिया तो दोबारा नहीं करूंगा मैं, कसमें खा के बैठे हो। जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज, आप, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं वो ट्राई करें जी। जिन्होंने भी नहीं की है प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप ट्राई करो, ठीक है ना। और ट्राई नहीं करोगे तुम्हें दिक्कत होगी, आने वाले 10 दिन के बाद तुम्हारे एग्जाम है, ये बात ध्यान देना चाहिए। और टैक्स का एग्जाम आपका कब है? 6 तारीख को है ना। सीए इंटर के टैक्स का एग्जाम कब है? 6 तारीख को है ना टैक्स का एग्जाम। 3 तारीख को आई थिंक मेरे ख्याल से पहला एग्जाम है, 6 तारीख को आपका टैक्स का एग्जाम है। अच्छा 9 तारीख को है। 2 छुट्टियां टैक्स में इस बार। टैक्स में छुट्टियां कितनी है? 2। अच्छा 4, 7, 9।
ओहो, मेरे को लगा 6 तारीख को है। बोल रहा है 4-7-9। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। डन 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 डन। ओके। कोई जाए। ये क्या हो गया? ये लो, लोन वाला पॉइंट पूरा देख लो जी। हाँ हाँ, वो बता दूंगा कि 1.5 दिन में टैक्स कैसे पढ़ना है। हाँ जी। डन। ऊपर कर दूं थोड़ा सा? नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको दिखा दूं? हाँ जी, नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको दिखा दूं? लो जी। ये आपकी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है। लोन कैलकुलेशन समझा देना, वो तो मैं समझा दूंगा। मैं तो आपको सिर्फ एक बार मौका दे रहा हूं, जितना आप कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो उतना करो। ठीक है, बाकी 1 बाय 1 तो मुझे कराना ही है जी। चलो जी, अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। एक बार अब सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे देखना स्टार्ट करें जी। ठीक है,
अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाएं, इधर देखो ध्यान से जी। तो एक बार स्टार्टिंग से आ रहा हूं पहले। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि मिस्टर कुणाल है, एज 27 साल की है, उसने अपॉइंट किया 1 फरवरी 23 को। अच्छा भाई 1 फरवरी 23 को अपॉइंट किया, तो एक बार यहाँ पे चेक करना 1 फरवरी 23 को, तो एक मतलब यहाँ पे हमारा है 1 फेब 23 से 31 जनवरी 24, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 फेब 24 से फिर यहाँ पे 31 जनवरी 25। अब यहाँ पे सैलरी कितनी थी, 60,000 रुपये सैलरी थी, और यहाँ पे सैलरी कितनी होगी आपकी, 61,000 रुपये सैलरी होगी। अब मेरे को सोच के बोलना सारे के सारे। अच्छा यहाँ पे सैलरी कितनी है, 1 फरवरी 23 को 60, फिर यहाँ पे 61। अच्छा फिर यहाँ पे एक और आएगा 1 फरवरी 25 से लेकर 31 मार्च 26, और यहाँ पे सैलरी आपकी होगी 62,000। अब मेरे को 24-25 की सैलरी निकालनी है, तो 24-25 जो है मेरा इसके बीच में आएगा। अब अगर 24-25 मेरा इसके बीच में आएगा, तो ये जनवरी है ना, तो मतलब फरवरी मार्च, तो 10 महीनों की सैलरी मेरी 61,000 है, 2 महीनों की सैलरी मेरी 62,000 है, ठीक है ना। 10 महीनों की सैलरी मेरी 61,000 है, 2 महीनों की सैलरी मेरी 62,000 है, तो सैलरी मेरी यहाँ पे निकल के आएगी 61,000 मल्टीप्लाई 10 और फिर 62,000 मल्टीप्लाई 2, तो टोटल मिला के सैलरी आ रही है 7,34,000 रुपए की सैलरी आ रही है, ठीक है। तो 7,34,000 रुपए की यहाँ पे सैलरी निकल के आ रही है। तो एक बार चेक कर लेना कि सबसे पहला सबका 7,34,000 होना चाहिए। फिर वो डीए कह रहा है 25% ऑफ बेसिक सैलरी है, तो अगर 7,34,000 रुपए का 25% अगर मैं निकालूंगा तो 1,83,500 रुपए आएगा। अब बच्चा कह रहा है सर ये उठोए वाला तो नहीं है, जब हम ग्रोस सैलरी निकालते हैं तो डीए पूरा लेते हैं, ठीक है ना। जब एचआरए हो गया, आरएफए हो गया, ग्रेचुटी होगा, जब उनकी सैलरी निकालेंगे तब डीए उठोए वाला लेंगे। भाई यहां पे डीए जो हमें लेना है, यहां पे डीए हमें कौन सा लेना है, डीए हमें उठोए वाला नहीं लेना, डीए हमें टोटल वाला लेके चलना है। तो 25% डीए जो है वो यहां पे आएगा, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद बोनस नवंबर के महीने में सैलरी। अब नवंबर के महीने में सैलरी तो 61,000 थी ना, तो नवंबर के महीने में सैलरी मेरी 61,000 थी, तो बोनस मेरा आ गया 61,000 रुपए, तो बोनस मेरा 61,000 आ गया। अच्छा लीव इनकैशमेंट है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, ड्यूरिंग जॉब मिल रहा है, ड्यूरिंग जॉब मिल रहा है, फुली टैक्सेबल है, 10,000 रुपए ये मेरा निकल के आ गया, 10,000 रुपए, ठीक है। 10,000 मेरा ये निकल के आ गया। उसके बाद फिर वो कह रहे ही ऑल्सो रिसीव मोटर कार। अच्छा मोटर कार अब उसकी 1.6 लीटर से ऊपर की है, तो अगर 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी से ऊपर की है गाड़ी मेरी, खर्चा मेरे बाबूजी का, गाड़ी भी मेरी, खर्चा भी, सॉरी गाड़ी उसकी खर्चा भी उसका, तो बड़ी गाड़ी है तो 2400 प्लस में ड्राइवर का 900। अब दी कब है, दिसंबर, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 4 महीने की अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो यहां पे हो गया 2400 प्लस में 900 मल्टीप्लाई 4, तो 13,200 रुपए गाड़ी वाले केस में निकल के आएगा। 13,200 रुपए गाड़ी वाले केस में आएगा, ठीक है। अगले पॉइंट पर आओ, अब ये लोन की बात करो। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे आंसर देना चाहिए। अब यहां पे मेरे को कैलकुलेशन करनी है जून से, तो ये जून हो गया, ठीक है। फिर अगला हो गया जुलाई, फिर हो गया अगस्त, ये हो गया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर यहां पे आएगा फेब और यहां पे आएगा मार्च। अब उसने पेमेंट कब से किया, अक्टूबर से की है, तो मतलब जून में 2 लाख रुपए थी यहाँ पे जी, जून में 2 लाख रुपए, यहां पर भी 2 लाख रुपए, यहां पर भी 2 लाख रुपए, यहां पर भी 2 लाख रुपए। फिर अक्टूबर से पेमेंट कर दी, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में उसने 25,000, तो यहां पे 1,75,000, 1,75,000, 1,75,000। फिर अगले क्वार्टर में 25,000 रुपए की पेमेंट फिर कर दी, तो यहां पर फिर कितना आ गया, 1.5 लाख रुपए आ गया। यहां पर कितना आ गया, 1.5 लाख रुपए आ गया। यहां पर कितना आ गया, 1.5 लाख रुपए आ गया, ठीक है ना। सर लिमिट नहीं लगेगी मेरे बच्चे, लिमिट तब लगती है लीव इनकैशमेंट वाले केस में, अगर वो रिटायरमेंट के बाद मिलता है। ये ड्यूरिंग जॉब मिल रहा है, तो ड्यूरिंग जॉब जो रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं वो फुली टैक्सेबल होते हैं ना। तो अब यहाँ पे बताओ जी, अब यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है, 4% का इंटरेस्ट दे रखा है। अब यहाँ पे आप देख लो जी, यहाँ पे 2 लाख का 4% डिवाइड बाय 12, तो यहाँ पे आएगा 667 आएगा जी। 1/12 करूंगा तो 667 आएगा। ऐसे यहाँ पे भी 667, यहाँ पर भी 667, यहाँ पर भी 667 आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर 175 का 4%, ठीक है, डिवाइड बाय 12, तो यहाँ पे आएगा 583, यहाँ पर भी 583, यहाँ पर भी 583, तो फिर यहाँ पे 1.5 लाख। अब 1.5 लाख का 4% डिवाइड बाय 12, तो यहाँ पे आ गया 500, यहाँ पर भी 500 और यहाँ पर भी 500।
ठीक है, तो आपका टोटल जो इंटरेस्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है वो 5917 का इंटरेस्ट आ रहा है, इतना ही आ रहा है ना। तो 5917 का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा जी। अच्छा, ये हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी जी। मैं दोबारा बोल दूं, ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके हमें दिखानी पड़ेगी टेबल में, ठीक है ना। हर महीने की अलग अलग दिखा के आनी है, तब तुम्हें नंबर मिलेंगे। मैं को फिर कह रहा हूं, अगर आप खाली ये अमाउंट लिख के आ रहे हैं तो आप इसके आधे नंबर मान के चलना। क्वेश्चन 5 नंबर का है तो 2.5 नंबर आपको मिलेंगे बस, ठीक है। सर एक बार दोबारा से बता दो। मेरे भाई 2 लाख रुपए का लोन लिया, 1 जून को लोन लिया, तो उसने बोला कि आप पेमेंट जो करोगे वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में करोगे, और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है, और 2 साल में लोन खत्म करना है। तो 2 लाख का लोन है, 2 साल में खत्म करना है, क्वार्टरली पेमेंट है, तो हर महीने की 25,000 होगी ना, हर महीने की 25,000 होगी ना, तो हर महीने की 25,000 की पेमेंट होगी। तो कब से पेमेंट करनी है? अक्टूबर से, और लिया कब है? जून। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो इन 4 महीने में तो पूरा का पूरा 2 लाख होगा। फिर अगले क्वार्टर में 175, क्योंकि 25,000 रुपए की पेमेंट कर दी, अगले क्वार्टर में 1.5 लाख रुपए का हो जाएगा। सर इंटरेस्ट का हम क्वार्टरली दिखाया है तो भी चलेगा, चल जाएगा, मतलब चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मंथली करोगे तो और बेटर प्रेजेंटेशन है, और मंथली में गलती के चांसेस तुमसे कम होंगे। बाकी अगर तुमने क्वार्टरली दिखाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर यहां पर मंथली रीपेमेंट होती ना, फिर हमें मंथली दिखाना पड़ता, ठीक है। तो मैंने मंथली दिखाया, मंथली भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो यहां पे ये वाला पॉइंट हमारा आ गया 5917। उसके बाद अगले पॉइंट पर आओ। अब यहां पर बात करते हैं इसकी, अब यहां पर इसकी बात करते हैं, अब यहां पे हम इसकी बात करते हैं। सर 8 से डिवाइड क्यों किया? अरे नालायक बच्चे, 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। 2 साल में कितने होते हैं? 8। तो 2 साल में खत्म करना है, 8 क्वार्टर है, तो 2 लाख डिवाइड बाय 8, तो 25,000 रुपए नहीं होगा क्या? ओए राम, तो तुम्हारे एग्जाम है सितंबर में, है? पक्का है? आर यू श्योर? अबे मेरे नालायक बच्चे, वो कह रहा है 2 लाख का लोन है, 2 साल में खत्म करना है, क्वार्टरली पेमेंट करनी है, तो 1 साल में कितने क्वार्टर हो गए? 4। 2 साल में कितने क्वार्टर हो गए? 2 4 4 8, तो 8 क्वार्टर में खत्म करना है, तो 2 लाख को 8 में डिवाइड नहीं करेंगे क्या? 2 लाख को 8 से डिवाइड करेंगे तो 25,000 रुपए की क्वार्टरली पेमेंट आ जाएगी ना, तो 25,000 रुपए क्वार्टरली कम कर देंगे जी, ठीक है। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब यहां पर इस वाले केस में, आरएफए वाले केस में हो, अब यहां पे निकालनी है सैलरी, यहां पे निकालनी है सैलरी। तो यहां पे पहले सैलरी की बात करते हैं, सैलरी कितनी है। तो सैलरी जो आपने आरएफए के लिए यहां पे निकाली, पहले मेरे को बताओ सैलरी आ कितनी रही है मेरी, जो हमने ऊपर निकाली है सैलरी। एक तो मेरी 7,34,000 है, फिर डीए उटोए वाला, एक बार चेक करना, डीए उटोए वाला 7,34,000 का 25% का, 7,34,000 का 25% का 60%, तो ये आ गया 1,10,100, ये आ गया जी, ठीक है। और फिर यहाँ पे अलाउंसेस कुछ नहीं है, बोनस यहाँ पे देख क्या, बोनस 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 61,000 रुपए का बोनस है, और 10,000 रुपए हमारा लीव सैलरी है। ये मेरी सैलरी आ गई आरएफए के लिए जी, ठीक है ना, ये मेरी सैलरी यहां पे निकल के आ गई। तो एक बार चेक करना, 7,34,000 प्लस में 1,10,000, 1,10,100 प्लस में 61,000 प्लस में 10,000, तो यार है 9,15,100, ये आ रहा है जी 9,15,100। अब इसका मैं 10% निकालूंगा तो यहां पे आएगा 91,510 रुपए, ये आ गया जी 91,510 रुपए आ गया, ठीक है ना। इसका 10%, क्योंकि दिल्ली में घर है। अब यहाँ पे साथ में फर्नीचर भी है, तो यहाँ साथ में फर्नीचर भी है, तो 1.5 लाख रुपए का तो फर्नीचर है, तो 1.5 लाख रुपए का 10% और जोड़ लो, 15,000 रुपए यहाँ पे और जोड़ लो जी। तो इसमें अगर 91,510 में ये आएगा जी 1,1,06510, इतना आएगा जी। अब ध्यान सुनना, अगर अमेंडमेंट नहीं आती ना, अगर अमेंडमेंट नहीं होती, मतलब जब ये अमेंडमेंट नहीं आई थी तब तक हम आरएफए इतना ही टैक्सेबल कर रहे थे। पहले तो यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। मैं दोबारा बोलूंगा, जब तक अमेंडमेंट नहीं आई थी तब तक आरएफए हम इतना ही टैक्सेबल कर रहे थे। बट अब गवर्नमेंट ने क्या किया था, फाइनेंस एक्ट 24 में अमेंडमेंट कर दी थी। अमेंडमेंट क्या कर दी गवर्नमेंट ने, कहा ये जो तुम्हारा आरएफए है ना, ये ज्यादा नहीं होगा। किससे ज्यादा नहीं होगा?
जो तुम्हारा इससे पिछले साल का आरएफए है, मतलब फर्स्ट ईयर का जो आरएफए है, जो हमारा फर्स्ट ईयर का आरएफए है, फर्स्ट ईयर का आरएफए कितना, 23-24 का आरएफए हमारा है 92,000, उसके इंडेक्सेशन करने के बाद जो वैल्यू आ रही है उससे ज्यादा ये कैलकुलेशन नहीं हो सकती, और अगर उससे ज्यादा है तो हम मैक्सिमम उसकी टैक्सेबिलिटी करेंगे, इसकी टैक्सेबिलिटी नहीं करेंगे। अब मेरे को सारे बच्चे बोलना 92,000 डिवाइड बाय 348 मल्टीप्लाई 363। यहां पे एक बार चेक करना, 92,000 डिवाइड बाय 348 मल्टीप्लाई 363, तो आएगा 95966, इतना आएगा जी, 95966 आएगा। अब बताओ 95966 इतना आएगा और 106510 इतना आएगा, तो इसमें से लेस क्या है, 95966, तो आरएफए की वैल्यू जो है वो 95966 यहां पे आ रही है। आरएफए जो आ रहा है वो 95966 आरएफए निकल के आ रहा है। फिर इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल 5,000 पर मंथ है, मल्टीप्लाई 12 तो 60,000 रुपये आपका ये भी निकल के आएगा जी, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला 60,000 रुपये भी निकल के आएगा। और बस मोबाइल फोन की टैक्सेबिलिटी तो यहाँ पे होगी नहीं, अदर सोर्स के अंदर भी नहीं होगी, तो अब तुम्हारी आ गई सैलरी जी। एक बार अब कैलकुलेट करना, सैलरी चेक करना कितनी आ रही है, तो सैलरी तुम्हारी आ रही होगी, एक बार देखना 11,63,583 रुपए सैलरी आ रही है। 75,000 रुपए की डिडक्शन माइनस करेंगे, 10,88,583 रुपए इतना आ रहा है जी। ₹10,88,583 रुपए इतना निकल के आ रहा है जी। एक बार चेक कर लो, क्या बात समझ में आ रही है जी? क्या आपको बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का? ठीक है। अब मैं एक बार दोबारा से लास्ट टाइम तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं जी, लास्ट टाइम तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, लास्ट टाइम तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं जी। ठीक है जी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब सारे के सारे बच्चे यहां पे सुन लेना, कान खोल के मेरी बात, यहां पे कान खोल के मेरी बात सुन लेना जी, सारे के सारे बच्चे। सर ये प्लीज एक बार सैलरी बता दो। अरे मेरे नालायक बच्चे, बेसिक सैलरी ये रही 7,34,000, प्लस में डीए उटोए वाला, डीए इसका 25%, ठीक है, फिर उसका 60% उटोए वाला, ये आ गया बोनस, कमीशन क्वेश्चन में है नहीं, अलाउंसेस क्वेश्चन में है नहीं, फिर लीव सैलरी आ गई 10,000 रुपए की, तो ये मेरी सैलरी आ गई, इसका 10%। अब इसमें फर्निशिंग आइटम जोड़ दी, फर्निशिंग आइटम क्या है, फर्निशिंग आइटम जो मिला है वो हमें क्या मिला है, वो हमें यहां पर मिला है फर्नीचर। एक बच्चा कह रहा है सर ये बताना, ये इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल क्या उसमें जोड़ेंगे? नहीं, उसमें नहीं जोड़ेंगे, उसमें होती है फर्निशिंग आइटम्स। यहां पे फर्निशिंग आइटम जो है वो फर्नीचर और एम्प्लाइंस ही है। ये इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल जो उसने दिया वो तो तुम्हारा ऑब्लिगेशन दिया ना उसने, वो कोई फर्निशिंग आइटम थोड़ा है, वो तो तुम्हारे उस घर का बिल आया, उसने बिल चुका दिया, तो बिल चुका दिया तो वो टैक्सेबल परक्यूसिट बन गया। फर्निशिंग आइटम में थोड़ा बिल आते हैं, तो बिल कोई हमारी एसेट थोड़ा है। फर्निशिंग आइटम में क्या आएगा, फर्नीचर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, डाइनिंग टेबल हो गया, ये सब फर्निशिंग आइटम में आएंगे। डन? क्या बात समझ में आ रही है? क्या इसको लॉक कर सकते हैं? ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ। तो ये हमारा पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सर 91,510 के साथ और क्या प्लस किया, ये 15,000 पिच, ये 15,000 रुपये फर्नीचर वाला, ये जो फर्नीचर है 1.5 लाख का, इसका 10% 15,000 रुपये ये प्लस किया जी। अब इसको लॉक कर सकता हूं, बोलो पैक कर दो उसको, पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? डन? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब एक क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया था जी, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया था, तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 दोबारा नहीं करा रहा। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आ जाओ जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आ जाओ, और अगेन दोबारा बोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 को भी ध्यान से पढ़ना। अच्छा सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आप खाली अमाउंट अमाउंट कोट करके आ रहे हो और ये लिख के नहीं आ रहे कि वो अमाउंट क्यों आया, तो फिर ध्यान रखना बड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो ये सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि भैया इस तरह से अगर आप खाली अमाउंट लिख के आओगे, रीजन लिख के नहीं आओगे, फिर तुम्हारे नंबर कटेंगे। फिर मत कहना कि आंसर सही होने के बाद भी नंबर क्यों कट रहे हैं। बात मेरे समझ में आ रही है? मैं आपको, आज हमारा 32वां सेशन है, तो 32 सेशन में इतनी बात तो समझ गए होंगे कि जो भी हम लिखते हैं उसका रीजन साथ में लिखना जरूरी है। चाहे वो लिखो अपनी लैंग्वेज में, वो फर्क नहीं पड़ता, बट लिखना जरूरी है, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, आ जाओ जी। अब एक बार पढ़ना यहां पे क्या जी। अब वो कह रहा है मिस्टर अक्षय है ए रेजिडेंट इंडिविजुअल, प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल ऑफ हिज इनकम लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। अब यहां पे देखो जी, अब अगर है इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड, कंप्यूटेड मतलब डिडक्शन माइनस करने के बाद दी हुई है, तो 35,20,000 रुपए की सैलरी दी है। ठीक है, उसके बाद रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन दिल्ली। अब जो तुम्हारा घर दिल्ली में है उसका तुम्हें रेंट कितना मिल रहा है? 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए किराया मिल रहा है, माइनस करोगे डिडक्शन जो आपकी 30% वाली है। अगर म्युनिसिपल टैक्स नहीं दिया हुआ तो फिर अगर कोई इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट माइनस करोगे, तो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ जाएगी। फिर वगैरह रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर परचेस ऑफ अबव प्रॉपर्टी, लोन वाज टेकन फ्रॉम ए फ्रेंड, दिस रीपेमेंट इंक्लूड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 7 लाख रुपए। लो जी, 7 लाख रुपए का तो इंटरेस्ट है। अब अगर 7 लाख रुपए का जो हमारा यहां पे आ रहा है वो इंटरेस्ट आ रहा है, तो 7 लाख का तो इंटरेस्ट आ गया इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और लेट आउट है, तो लेट आउट वाले केस में तो कोई लिमिट होती नहीं है। मैं दोबारा बोलूंगा, लेट आउट वाले केस में कोई लिमिट नहीं होती, 2 लाख रुपए की लिमिट होती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में, लेट आउट वाले केस में कोई लिमिट नहीं होती। अच्छा, बच्चा कह रहा है सर जो हाउसिंग लोन की रीपेमेंट है, क्या वो मुझे 80C का बेनिफिट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। जब तुम्हें सेक्शन 24B के इंटरेस्ट की बात होगी तो लोन आपने कहीं से भी लिया हो, बट अगर 80C में जो हाउसिंग लोन की रीपेमेंट होती है उस केस में लोन आपने बैंकों से लिया हो, और बैंक भी कौन से? जो स्पेसिफाइड बैंक है उनसे अगर लोन लिया होगा तो 80C का बेनिफिट मिलेगा। यहां पर दोस्त से लोन लिया, तो अगर दोस्त से लोन लिया उसकी रीपेमेंट करते हुए 80C का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद फिर रेंट रिसीव हो रहा है फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन जयपुर। लो जी, एक जयपुर में घर है, उसका हाउस रेंट मिल रहा है 3,20,000। ठीक है, अब अगर है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन मुंबई एंड दिल्ली। रिपेयर के लिए लोन लिया, रिपेयर के लिए। द प्रॉपर्टी इन मुंबई इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब जो प्रॉपर्टी मुंबई वाली है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। लोन वॉज on taken on 1st April 17 and was utilized 50% ratio for the house property situated in Mumbai and Delhi 150। अब 150 है तो 150 के 2 टुकड़े कर दोगे। अब 150 के 2 टुकड़े कर दोगे, एक तो 75 और एक 75। अब जो लेट आउट वाला है उसमें तो पूरा 75,000 तक की डिडक्शन मिल जाती है, बट लेट आउट वाले केस में। बट सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में, रिपेयर वाला केस है तो रिपेयर वाले केस में 30,000 से ऊपर की डिडक्शन नहीं मिलती है। तो यहां पर ये 75,000 लेट आउट वाले केस में आ जाएगा, और सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में जो मिलेगी वो 30,000 तक मिलेगी, उसके ऊपर की नहीं मिलेगी। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे रखे हैं, सेल ऑन इक्विटी शेयर एसटीटी हैज बीन पेड 795। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एफडी अदर सोर्स की इनकम है। लॉस फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, दैट इज नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस से लॉस है 2,30,000 रुपए के, सॉरी 7.5 लाख के। फिर स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम 230, तो ये टेक्सटाइल बिजनेस के लॉस इससे खत्म कर सकते हो। फिर लॉटरी की इनकम दी हुई है ग्रोस, तो लॉटरी की इनकम से कोई भी लॉस खत्म नहीं होते, ये 75 पूरी टैक्सेबल है। फिर वो कह रहे लॉस इंकर्ड बाय फर्म इन विच ही इज ए पार्टनर 1,60,000, इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे। पता क्यों नहीं करेंगे कुछ भी इसका? याद करो, जब पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को प्रॉफिट मिलते हैं तो वो पार्टनर्स के हाथ में एग्जम्प्ट होते हैं। नहीं बात समझ में आ रही भाई? जब पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को प्रॉफिट मिलते हैं तो याद करो सेक्शन 10(2)(a) वो पार्टनर के हाथ में एग्जम्प्ट होते हैं। तो जब प्रॉफिट एग्जम्प्ट होते हैं तो लॉस का भी ट्रीटमेंट क्यों करेंगे? अबे एक सेक्शन 10(2) आपने पढ़ा था, पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट देती है तो वो प्रॉफिट पार्टनर्स के हाथ में एग्जम्प्ट होते हैं। ठीक है, तो वहां से लॉस आ रहा है तो लॉस का भी ट्रीटमेंट नहीं होगा ना।
तो लॉस का भी ट्रीटमेंट हमें नहीं करना, तो ये लॉस का ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं होगा जी, ठीक है। उसके बाद सैलरी मिल रही है एज ए पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, द सेम वाज अलाउड टू फर्म, तो अगर फर्म को अलाउड थी तो पार्टनर के हाथ में वो सैलरी टैक्सेबल है, तो 50,000 रुपए पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल है ये वाली सैलरी। और ये इनकम जो है वो पीजीपी की इनकम है, याद है ना, सैलरी की इनकम नहीं है। मैंने कहा था पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को मिलने वाली सैलरी पीजीपी की इनकम होती है। तो 50,000 रुपए की पीजीपी की इनकम है, तो जो भी लॉस तुम्हारा अभी ऊपर बचेगा उस लॉस को इस इनकम से भी सेट ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इनकम भी बिजनेस की इनकम है। आगे देखो जी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर हिज सन हु इज 30 ईयर एज इज वर्किंग इन यूएसए 15,000, तो 80C का बेनिफिट यहां पे मिल सकता है जी। उसके बाद देखो फिर यहां पे अब अगर ही हैज फॉलोइंग ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, तो ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से खत्म हो सकते हैं। फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेल ऑफ इक्विटी शेयर ट्रिपल बने वाले 25,000 रुपए के, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पे भी लॉस है आपको ट्रिपल बने वाले 25,000 रुपए के, तो यहाँ पे भी इस लॉस को भी आप सेट ऑफ कर सकते हो सिर्फ कैपिटल गेन। ट्रिपल वन कौन सा है, शॉर्ट टर्म, तो शॉर्ट टर्म से ही कर सकते हो। अब अगर टोटल इनकम निकाल दो, अगर उसने ऑप्ट आउट किया है डिफॉल्ट, तो मतलब नॉर्मल रिजिम से निकालनी है, हमें क्या करनी है, नॉर्मल रिजिम से इसकी इनकम निकालनी है। अच्छा, एक बार नॉर्मल से निकाल देंगे तो साथ साथ ये भी बता दूंगा कि डिफॉल्ट स्कीम में क्या फर्क आएगा। भाई अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया डिफॉल्ट स्कीम में, तो डिफॉल्ट स्कीम में कहां कहां चेंज होगा वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाओ फटाफट से। अच्छा, एक बार पहले कल का होमवर्क सुन लो। कल संडे है ना, कल 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 की क्लास वैसे मुश्किल है, बट अगर पॉसिबल हुआ तो कल की क्लास मुश्किल है वैसे तो। चलो देखते हैं, ठीक है। नहीं तो मंडे हमारी फिर सेम टाइम पे क्लास होगी। और मंडे को ध्यान रखना, होमवर्क जो आपका है क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका होमवर्क है जी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये होमवर्क है जी। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका होमवर्क है, बस ये पर ध्यान दो जी। कल अकाउंट्स की 2 क्लास है, हाँ तो फिर ठीक है, तेजस सर की है, डन। तो फिर ऐसा करते हैं परसों ही करेंगे जी, ठीक है, परसों ही रखते हैं। फिर मंडे को सुबह रखते हैं, मंडे को वही सेम टाइम सुबह 9 से लेके 10 बजे तक अपनी क्लास हम रखते हैं। और मंडे को सुबह ऐसा करते हैं थोड़ा जल्दी रख लेते हैं, क्योंकि मंडे को ना CS वाले बच्चों का रिजल्ट भी है, तो 11 बजे उनका रिजल्ट आता है, कई बार 10:30 आता है। तो ऐसा करते हैं मंडे की टाइमिंग हम रख लेते हैं 8 से 9, ठीक है। मंडे की टाइमिंग हम रख लेते हैं 8 से 9, तो मंडे को ध्यान रखना 8 से 9 मिलेंगे हम, ठीक है ना। तो मंडे को हम सुबह 8 बजे से 9 बजे तक मंडे को मिलेंगे, बस ये पर ध्यान दो। और ये 9th और 10th क्वेश्चन ये दोनों आपने घर से ट्राई करके आने हैं। और 10th क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 10th वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। चलो आओ इसका थोड़ा सा ट्राई वाई करोगे कुछ, चलो मेरे साथ साथ बताते रहो, मेरे को मेरे साथ साथ बताते रहो। तो पहली बात तो यहाँ पे सैलरी की इनकम आ रही है 35,20,000, लो जी 35,20,000 पे हमने सैलरी की इनकम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ हाउस प्रॉपर्टी वाले केस में आओ जी। अब हाउस प्रॉपर्टी वाले केस में एक तुम्हें रेंट मिल रहा है 5 लाख का, 5 लाख का रेंट मिल रहा है, तो इसमें से 30% की डिडक्शन, तो 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन माइनस कर दो 24A की, 24A की 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन माइनस कर दो, ठीक है। फिर इंटरेस्ट कितना यहाँ पे, इंटरेस्ट आपका आ गया, यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, इंटरेस्ट है ये रहा 7 लाख। सर सारा माइनस करेंगे, हाँ लेट आउट वाले केस में सारा माइनस करते हैं, 7 लाख तो ये माइनस करेंगे। और नीचे एक और भी था, रिपेयर ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज मुंबई एंड दिल्ली, तो दिल्ली वाला तो ये घर है, तो इसके लिए डिवाइड बाय 2 75,000 रुपए का ये भी इंटरेस्ट है। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे लॉस आएगा आपका हाउस प्रॉपर्टी में, मेरे ख्याल से आपका लॉस आएगा। तो 5 लाख में से आप 1.5 लाख माइनस करो, आप 7 लाख माइनस करो, और फिर आप 75,000, तो 4,25,000 रुपए का लॉस आएगा मेरे ख्याल से जी। एक बार चेक करना, 4,25,000 रुपए का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आ रहा है मेरा जी, 4,25,000 रुपए का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आएगा। नहीं 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 नहीं, अलग अलग करना भाई, यक्षु कैसे बात कर रहे हो, बच्चा कह रहा दोनों का रेंट जोड़ के नहीं कर सकता है, क्या कर रहे हो भाई, दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग है, दोनों का रेंट कैसे जोड़ दोगे, वाह
मतलब एक घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक लेट आउट है, दोनों का जोड़ के काम खत्म कर दोगे और दूसरे का इंटरेस्ट ही अलग है, ऐसे नहीं जोड़ सकते आप। अगले पे आओ जी। अब यहाँ पे जयपुर वाला प्रॉपर्टी जो है, जयपुर की 3,20,000 रुपए की है, तो 3,20,000 में से उसका 30% माइनस कर दो, कितना आएगा 96,000। तो ये जो हो गया वो 2,24,000 रुपए का हो गया। ठीक है ना, 2,24,000 रुपए की ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ध्यान रखना ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर यहां पे अगले की बात हो रही है सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड की तो जीएवी नील है, उसमें सिर्फ इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी 30,000 रुपए की, तो उसमें तो लॉस आएगा 30,000 रुपए का लॉस आएगा जी, 30,000 रुपए का लॉस आएगा। ये कौन से वाले घर में? मुंबई वाले घर में, मुंबई वाले घर में। अब बताना टोटल लॉस कितने का हो गया जी? 4,25,000 रुपए का ये लॉस हो गया, 30,000 रुपए का ये लॉस हो गया, और 2,24 की इनकम होगी, तो 2,31,000 रुपए की नेट इनकम बचेगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। 2,31,000 रुपए की नेट इनकम बचेगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बस ये पर ध्यान दो। पहले बताओ यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? बोलो, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है जी, 2,31,000 रुपए की आपकी नेट इनकम जो है यहां पे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बन रही है। अच्छा, अब अगर ये डिफॉल्ट स्कीम होता तो क्या कोई फर्क पड़ता? नहीं, डिफॉल्ट स्कीम के अंदर भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, डिफॉल्ट स्कीम में बस एक फर्क पड़ता, ये 30,000 रुपए के लॉस नहीं आते बस, क्योंकि डिफॉल्ट स्कीम में इसकी डिडक्शन ही नहीं मिलती, डिफॉल्ट स्कीम में इसकी डिडक्शन ही नहीं मिलती। बट डिफॉल्ट स्कीम के अंदर भी हाउस प्रॉपर्टी के लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से खत्म कर सकते हैं, बट वहां पे 30,000 रुपए के नहीं होते, तो सिर्फ हम क्या करते? 4,25 के लॉस 2,24 से खत्म करते, तो बैलेंस जो लॉस होते वो आगे हो जाते जी। अच्छा सॉरी, लॉस आएगा, लॉस आएगा, लॉस आएगा, मैंने इनकम बोल दिया, लॉस आएगा, सॉरी। तो यहां पे आपका लॉस आएगा 2,31,000 रुपए का नेट आपका लॉस आएगा जी। ठीक है ना, 2,31,000 रुपए का नेट आपका लॉस आएगा। ठीक है, अब ये लॉस आएगा जी। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब सुनो। अच्छा, अब ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस क्या हम सैलरी की इनकम से खत्म कर सकते हैं? सारे बच्चे बोलना, क्या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हम सैलरी की इनकम से खत्म कर सकते हैं? यस, यस कर सकते हैं। तो अगर मैं 2,31,000 का 35,20,000 रुपए की मेरी सैलरी थी मेरे ख्याल से, तो 35,20 माइनस यहां पे आएगा, तो ये आएगा 33,20,000, 2 लाख तक का मैं लॉस खत्म कर सकता हूं मैक्सिमम। तो 33,20,000 रुपए की मेरी सैलरी की इनकम बचेगी, क्योंकि 2 लाख तक की लिमिट होती है अदर सोर्स, अदर हेड से। तो 2 लाख तक मैं खत्म करूंगा, 33,20 मेरी सैलरी की इनकम आएगी, और 31,000 रुपए का लॉस वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब वो यहां पे सेट ऑफ नहीं हो सकता जी, अब वो यहां पे सेट ऑफ नहीं हो सकता। बट अगर मैं डिफॉल्ट स्कीम की बात करता, तो डिफॉल्ट स्कीम में दूसरे हेड की इनकम से खत्म हो ही नहीं सकता था, और वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होता जी। साथ साथ डिफॉल्ट स्कीम को भी दिमाग में लेके चलना, क्या पता क्वेश्चन डिफॉल्ट स्कीम का बन जाए। तो पहली बात, डिफॉल्ट स्कीम में सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला नहीं मिलता। दूसरी बात, जितना भी लॉस होता वो दूसरे हेड की इनकम से खत्म नहीं होता, और ना ही वो कैरी फॉरवर्ड होता, वो खत्म हो जाता। बट नॉर्मल स्कीम में दूसरे हेड की इनकम से खत्म हो सकता है, सैलरी की इनकम से भी हो सकता है, बट 2 लाख तक बाकी जो बचा हुआ लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड। तो ये आपका बैलेंस जो निकल के आ गया 33,20 सैलरी की इनकम आ गया जी। डन, इसको लॉक कर दें जी। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब पीजीपी की बात करो। अब पीजीपी के अंदर तुम्हें यहां पे स्पेक्युलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट दे रखे हैं 2,30,000। ठीक है, और फिर वो तुम्हें सैलरी मिल रही है ये वाली पार्टनरशिप फर्म से, जो सैलरी मिल रही है ये वाली, तो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में अलाउड थी, मतलब तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल है, तो ये सैलरी की इनकम है, पीजीपी की इनकम है। तो बिजनेस की इनकम आ रही है 2,80,000, और यहां पे तुम्हारे लॉस जो है यहाँ पे 7.5 लाख के टेक्सटाइल बिजनेस वाले लॉस हैं, तो पूरे के पूरे लॉस यहां से खत्म हो जाएंगे। तो यहां पर इनकम आएगी नील, यहां पे इनकम नील आएगी जी। ठीक है ना, यहां पे इनकम नील आएगी। उसके बाद अब यहां पे जी अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगले पॉइंट पर आओ, ये जो लॉस है, ये जो पार्ट यहां से आ रहा है फॉर्म से, तो इसका तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करेंगे ना। मैंने कहा जब इसके प्रॉफिट एग्जम्प्ट होते हैं तो लॉस का भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो इसके लॉस का आप कोई ट्रीटमेंट नहीं करोगे 1,60,000 वाले का जी। ठीक है, उसके बाद अब कैपिटल गेन पे आ जाओ जी। अब कैपिटल गेन आपको दे रखे हैं 7,95,000 रुपए के यहाँ पे जी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 7,95,000 रुपए के यहाँ पे दे रखे हैं जी। ठीक है ना, 7,95,000 रुपए के दे रखे हैं।
उसके बाद अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपको दे रखा है 2,75,000 के, ठीक है जी, और एक 25,000 रुपए के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है। तो ये 3 लाख रुपए अगर मैं खत्म कर दूंगा तो 4,95,000 रुपए के मेरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बच रहे हैं जी, ठीक है ना, 4,95 के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बच रहे हैं। बट अभी सुनो ध्यान से, अब मैं आपको बताना, यहाँ पे 7.5 लाख के लॉस थे, तो 7.5 लाख के लॉस में से 2,80,000 रुपए के लॉस मैंने खत्म किए, तो 7.5 में से 280 खत्म किए, तो बैलेंस बच गए 470 के। मैं आपसे बस एक बात जानना चाह रहा हूं, क्या इससे 470 के लॉस खत्म हो सकते हैं? 73,000 रुपए के क्या है, 280 क्या आपने खत्म कर दिए? अच्छा, ये एफडी का इंटरेस्ट भी तो है। हाँ, पहले मेरे को ये बताओ, क्या नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस, क्या नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस कैपिटल गेन की इनकम से खत्म हो सकते हैं, नहीं हो सकते जी? क्या नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस कैपिटल गेन की इनकम से खत्म हो सकते हैं या नहीं हो सकते? ये बता दो फटाफट से, यस या नो, यस या नो। हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो सकते हैं। सैलरी की इनकम से नहीं हो सकते, बस सैलरी की इनकम से नहीं हो सकते ना भाई। नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस आप कहीं से भी खत्म करो, सैलरी की इनकम छोड़ के, और जो बैटिंग गैम्बलिंग और लॉटरी वाली इनकम है उससे नहीं हो सकते, बाकी से तो हो सकते हैं। अब मेरे को सारे बच्चे बताना, हाँ अब सारे बच्चे बताना, क्या इससे खत्म हो सकते हैं? हो सकते हैं। अच्छा, एक यहां पे मुझे इंटरेस्ट की इनकम भी दे रखी है 73,000 रुपए की, ये 73,000 रुपए की मेरी इंटरेस्ट की इनकम भी दे रखी है, ये मेरी अदर सोर्स की इनकम है, क्या इससे भी खत्म हो सकते हैं? हो सकते हैं। अब मुद्दा ही निकल क्या रहा है, इससे भी खत्म हो सकते हैं, इससे भी खत्म हो सकते हैं, तो पहले किससे करूं जी? आपको मैंने क्या कहा था, इंटर हेड एडजस्टमेंट में कोई सीक्वेंस नहीं होता, जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है तुम उससे खत्म कर सकते हो जी, जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है तुम उससे खत्म कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हें पहले ये 73 खत्म करने, बाकी इससे करने हैं, वो भी पॉसिबल है। तुम्हें सारे के सारे इससे करने, वो भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अब मैं पहले कहां से करूंगा? अब सुनो, अदर सोर्स की इनकम पे लगता है स्लैब रेट, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरे 112A वाले हैं। तुम सब जानते हो 112A पे या तो 10% है या 12.5% है, और यहां स्लैब रेट है, और इनकम 10 लाख से ऊपर जाते ही 30% टैक्स है, तो यहां 30%, ये 30% लगेगा यहां पे, क्योंकि इनकम 10 लाख से ऊपर है। चेक करो, सैलरी 33 लाख है, तो इनकम 10 लाख से ऊपर है, तो यहां 30% लगेगा, और यहां पर फिक्स है 10 और 12.5, तो क्यों ना पहले मैं 73,000 से खत्म कर दूं, क्योंकि 30% वाला टैक्स मेरा कम हो जाएगा। नहीं बात समझ में आ रही भाई? अगर मैं 73,000 पे छोड़ देता हूं तो स्लैब रेट वाली इनकम में जुड़ेगा, तो मेरी इनकम तो 10 लाख से ऊपर जा चुकी है, तो 30% टैक्स लग जाएगा इसके ऊपर। जबकि लॉन्ग टर्म गेन पे या 10 लगेगा, 12.5 लगेगा, तो क्यों ना पहले 73 में इससे खत्म कर लूं। बात मेरी समझ में आ रही है? तो मेरे को बताना मेरे लॉस कितने बचे थे। तो 7.5 लाख के मेरे लॉस थे, उसमें से 280 के मेरे खत्म हो गए थे, तो 7.5 लाख में से 280 खत्म हो गए, 470 के बचे, तो 470 में से पहले मैं 73,000 पे यहां से खत्म कर लेता हूं, तो बैलेंस मेरे बच गए 397। अब 397 में यहां से खत्म कर लूंगा जी, तो 495 में से 397 खत्म करूंगा, तो 98,000 के मेरे यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचेंगे। बस ये पर ध्यान दो जी, वो तो बाद में मिलेगा। 98,000 के मेरे यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचेंगे, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? इंटरेस्ट ऑन एफडी की डिडक्शन क्यों मिलेगी भाई? वो किसको मिलती है? सीनियर सिटीजन को मिलती है जी। वो किसको मिलती है? सीनियर सिटीजन को मिलती है, ठीक है नहीं? क्या इसको लोग कर सकते हैं? अब मेरे को बताना यहां पे क्या 80 TTA में सेविंग की मिलती है भाई मेरे, एफडी की नहीं मिलती। एफडी की 80 TTB में मिलती है, और वो सीनियर सिटीजन को मिलती है। अब बताओ इनकम मेरी कौन कौन सी आ रही है। एक तो मेरी 33,20,000 रुपए मेरी इनकम आ रही है सैलरी की जी। 33 लाख कहां पे गया वो मेरा सैलरी? सैलरी की इनकम कितनी आ रही है? 33,20,000 ही आ रही है ना। प्लस में फिर उसके बाद मेरी इनकम आ रही है 98,000 रुपए कैपिटल गेन की, और प्लस में फिर 75,000 रुपए मेरी लॉटरी की इनकम भी है जी। 75,000 रुपए मेरी लॉटरी की इनकम भी यहां पे है, ये रीच लॉटरी की इनकम। एक बच्चा कह रहा है सर एक बार दोबारा बता दो।
सुनो मेरी बात, सुनो एक बात बताओ, ये तो क्लियर हो गया कि जो नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस है ये आपके खत्म हो सकते हैं कैपिटल गेन की इनकम से भी, अदर सोर्स की इनकम से भी। मेरे पास कैपिटल गेन भी बचा है, अदर सोर्स भी बचा है। अब कैपिटल गेन जो मेरे पास है ना, आप ध्यान से पढ़ो, वो कैपिटल गेन जो है उसने क्या बोला, ये इक्विटी शेयर वाला है, एसटीडी पेड वाला, तो मतलब 112A वाला है। तो 112A में 10% या 12.5% यही तो रेट है। और अदर सोर्स की इनकम में स्लैब रेट है, और स्लैब रेट 30%, क्योंकि 10 लाख से ऊपर की इनकम है तो 30%। तो मैं 30% वाला टैक्स पहले कम करूंगा ना, क्योंकि वहां मुझे फायदा है। और नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस अदर सोर्स की इनकम से हो सकते हैं, सेम ईयर में तो हो ही सकते हैं, अगले साल नहीं हो सकते ना, अभी तो हम सेट ऑफ की बात कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे यहां पे लॉस बचे थे 470 के, उसमें से 73,000 रुपए पहले मैंने अदर सोर्स की इनकम से खत्म किए, फिर 397 जो बचा वो मैंने कैपिटल गेन से खत्म किया। तो अब मेरा कैपिटल गेन इतना बच गया 98,000। और लॉटरी की इनकम मेरी ये है जो क्वेश्चन में दी है, और ये मेरी सैलरी की इनकम है। तो अब मेरी टोटल इनकम जो आ रही है वो आ रही है 34,93,000 रुपए इनकम आ रही है। 34,93,000 ये इनकम आ रही है। अब इसमें से डिडक्शन 15,000 रुपए वो 80C वाली डिडक्शन मिल जाएगी, बस और कुछ तो नहीं मिलेगा जी। तो 34,78,000 रुपए मेरी टोटल इनकम आ रही है। 34,78,000 रुपए। अब इस पे निकालना है टैक्स, हमें टैक्स निकालना है नहीं निकालना, टोटल इनकम निकालनी है। अच्छा वैसे अगर टैक्स भी निकालना होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 98,000 है, तो 1,25,000 तो एग्जम्प्टिव होते हैं, तो 1,25,000 पे कोई भी टैक्स आएगा ही नहीं। लॉटरी की इनकम पे 30% लग जाएगा, और बाकी बचे कुछ इनकम पे स्लैब रेट लगा दो, वो तो टैक्स के टाइम पर मिलेगी ना। ठीक है, तो ये सारे एग्जम्प्ट हो जाएंगे, इस पे 30% लग जाएगा, बाकी जो बच गई इनकम उस पे स्लैब रेट लगा दो। वैसे इसने टैक्स मुझसे पूछा नहीं है, इसने टोटल इनकम भी मुझसे पूछा है, बस ये पर ध्यान दो। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था जी, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था। ठीक है, चलो तो फाइनली अब जाके हम पैक करते हैं। अब 9 और 10 तुमने एक बार घर से ट्राई करके आना है, जिसको हम मंडे को डिस्कस करेंगे, और मंडे को ये वाली आईटीपी हमारी सारी खत्म हो जाएंगी। फिर पास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं पीजीबीपी के, टोटल इनकम के, टीडीएस टीसीएस के, डिडक्शंस के, उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो फिर बाकी मिलते हैं हम मंडे को, मिलेंगे नहीं, मंडे को सुबह 8 बजे, ध्यान रखना मंडे को सुबह 8 बजे। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय जी।